ब्रिटिश संविधान से और द्वितीय अमेरिका के संविधान से लिया गया। प्रथम नकारात्मक संकल्पना है जबकि द्वितीय सकारात्मक संकल्पना है। समता का अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। यानी कि कोई अगर नागरिक है भारत का, कोई गैर नागरिक है यानी कि विदेशी राज्य का कोई नागरिक है, तो उसको भी इक्वल ट्रीट किया जाएगा। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि विधि के समक्ष समता, इसका मतलब क्या होता है। तो विधि के समक्ष समता से तात्पर्य समान लोगों के लिए समान विधि का होना, समान रूप से प्रशासित किया जाना, जो ये प्रदर्शित करती कि भारत का कोई भी नागरिक, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कृषक हो, सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, संवैधानिक व्यक्ति हो, कोई भी हो, यदि कोई व्यक्ति कोई कार्य विधिक औचित्य के बिना करता है तो उस कार्य के लिए वे सभी समान रूप से उत्तरदायी होंगे। ठीक है। अगर इनमें से, इन व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति विधिक औचित्य के बिना, विधिक औचित्य मतलब जिसमें जो विधि के अगेंस्ट हो, विधि के विरुद्ध हो, ठीक है, अगर वो जो विधि के अगेंस्ट या विधि के विरुद्ध कोई कार्य करेगा तो वो समान रूप से उत्तरदायी होगा। और विधियों का समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण का तात्पर्य है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखना तथा समान रूप से लागू करना, चाहे वो विशेषाधिकार हो या दायित्व हो। यह शब्द यह कहता है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं करना चाहिए और उन पर एक ही विधि लागू होनी चाहिए। अर्थात विधान की विषय वस्तु समान है तो विधि भी एक तरह की होनी चाहिए। अगर मान लो किसी जो ये बोलता है ना विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, तो ये क्या बोलता है, विधि का समान संरक्षण, विधि सभी के लिए बराबर होगी। ये दोनों का मतलब एक ही है, विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण। तो जो ये इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये कहाँ से लिया गया है। ब्रिटेन और अमेरिका। ब्रिटेन से सर, पहला ब्रिटिश। ब्रिटेन से लिया गया है, हाँ है ना। हाँ रूल ऑफ लॉ से लाया गया है हाँ है ना। अब मान जैसे वो देखे हो कोर्ट में, देखे हो एक स्टैचू रखा रहता है हाँ लेडी सर। का, हाँ, आँख में उसकी पट्टी आंख में पट्टी बंधी रहती है। हाँ क्यों हाँ बंधी रहती है। उसका ये मतलब रहता है कि जो भी विधि के सामने आएगा, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कृषक हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, वो सभी इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये नहीं कि न्यायालय उसको देख के कि तुम अमीर हो, तुम नेता हो, तुम फलाना हो तो तुमको न्याय मिल जाएगा तो उसको न्याय नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं होता कोर्ट में। हाँ, हाँ सर। ठीक है। और जो ये बात करता है ना विधियों का समान संरक्षण, तो ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से आया है ये अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से सर। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अच्छा ये बताओ, मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो घर में दो बच्चे हैं, ठीक है, एक हाँ 5 साल का, एक 10 साल का, हम्म, ठीक है। हाँ सर। जी तो क्या जरूरी है कि जो 5 साल का बच्चा जितना खाएगा उतना 10 साल का बच्चा खाएगा। नहीं सर। नो सर। नहीं खाएगा, क्योंकि एक को जरूरत ज्यादा है, एक को जरूरत कम है ना। जी तो सर। तो तो जिसको जितनी ज्यादा जरूरत है, जिसको जो जरूरत है उसके हिसाब से क्या हो, लॉ उसका प्रोटेक्शन करे। ठीक है। जैसे हमारे देश में महिलाओं के लिए जो अत्याचार होता है, महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार होता है, उसके लिए स्पेसिफिक कोई लॉ बनता है। ठीक है। SC SC नागरिकों के लिए भी अलग से लॉ बना है, हाँ बना है। सर। हाँ सर। महिलाओं के लिए अलग से बना हुआ है, फिर बच्चों के लिए अलग से लॉ बना है,
हम्म, अब आप जी ये सर। बोलोगे कि बच्चों के साथ किया गया अपराध और बड़ों के साथ किया गया अपराध दोनों एक ही है, तो इक्वल प्रोटेक्शन तो नहीं हुआ। तो दोनों को क्या मिले? इक्वल प्रोटेक्शन मिले, हम्म, इनको भी समान रूप से संरक्षण मिले और बड़े को भी समान संरक्षण मिले। ठीक है, जी नहीं सर। आया? नहीं आया समझ? आ, आ गया सर। आ गया ना? हाँ। जैसे मान लो अब आप लोग कौन से एलएलबी में हो ना, हाँ सर। अगर आप लोग को बोल दिया जाए एलएलबी के पेपर में आप लोग को पीएचडी का पेपर दे दिया जाए तो कैसा रहेगा? नहीं दे आप बना सकते पाओगे सर। क्या? नहीं। हाँ, हो नहीं सर। 10वीं वालों को अगर एलएलबी का पेपर दे दिया जाए तो नहीं बना सकते सर। नहीं बना पाएंगे सर। नहीं बना पाएंगे ना। तो हम्म, इक्वली क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। जो जिस वर्ग का है उसको उन विधियों से क्या करना है? संरक्षित करना है। तो सभी नागरिकों को क्या करना है? हमको इक्वली ट्रीट करना है। इक्वली यहाँ पे ये मतलब नहीं कि सबको एक ही विधि से प्रशासित करना है, एक ही विधि से चलाना है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, है ना। सभी वर्गों के लिए अलग अलग लॉ बना के उनको इक्वली ट्रीट करना है कि भाई आप भी बराबर हो, हम भी बराबर हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे पढ़ो, विधि के समक्ष समता। तो पढ़ो इसको ज्योति। जी। विधि के समक्ष क्षमता से तात्पर्य है समान लोगों के लिए समान विधि का होना तथा समान रूप से प्रशासित किया जाना। ठीक है, पदावली। जी तो सर। इसमें क्या बोल रहा है? एक समान विधि का होना तथा समान रूप से प्रशासित किया जाना। ठीक है, इसमें लॉ को क्या कर रहा है? एक जनरली बता रहा है कि भाई एक जनरल लॉ होगा जो सबको इक्वली ट्रीट करेगा। ठीक है, और आगे? यह पदावली यह प्रदर्शित करती है कि भारत का कोई भी व्यक्ति चाहे वह कृषक हो, सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, संवैधानिक व्यक्ति हो, यदि कार्य अधिक चित्त बिना करता है तो उस कार्य के लिए वह भी समान रूप से उत्तरदायी होगा। है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो कृषक हो, सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, संवैधानिक व्यक्ति हो, यदि कोई कार्य विधिक औचित्य के बिना यानी कि विधि के अगेंस्ट कोई काम कर रहा है तो वो उस कार्य के लिए सभी समान रूप से उत्तरदायी होंगे। चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे नेता हो, चाहे कृषक हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, चाहे मैं और आप हो। अगर विधि के अगेंस्ट कोई काम करेंगे तो क्या करेगा? विधि सबको इक्वली ट्रीट करेगा, है ना। हाँ सर। हम्म, अब दूसरा क्या है? सर चेंज करेंगे? विधियों का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। इसको पढ़ो सरोज। हाँ सर। विधियों के समान संरक्षण का तात्पर्य है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखना तथा समान रूप से लागू करना, चाहे वह विशेषाधिकार हो या दायित्व हो। यह पदावली कहती है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं करना चाहिए और उन पर एक ही विधि लागू होनी चाहिए, अर्थात विधान की विषय वस्तु समान है तो विधि भी एक तरह की ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के बीच विभेद नहीं करना चाहिए। अगर दोनों की परिस्थिति एक जैसी है तो उनके बीच विभेद नहीं करना चाहिए और उनपे क्या करना चाहिए? एक ही विधि लागू होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 10 साल का बच्चा है और 10 साल का बच्चा है तो दोनों के बीच विभेद नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर 5 साल का बच्चा है और 10 साल का बच्चा है तो दोनों के बीच तो विभेद होगा ना। हाँ सर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? अर्थात विधान की विषय वस्तु समान है तो विधि भी एक तरह की होनी चाहिए। अगर दोनों एक जैसे हैं तो ही क्या करना है अपने को?
एक जैसी विधि को लागू करना हाँ सर। है ना, तब तो इक्वल प्रोटेक्शन की हाँ बात सर। होगी। हम्म। नहीं तो क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि 10 साल का बच्चा और 15-20 साल का बच्चे में लड़ाई करवा दो तो कौन जीतेगा? तो यहाँ पे इक्वल तो हुआ ही नहीं कुछ भी, हम्म। है ना। इसमें कोई हाँ। डाउट है किसी को? नहीं सर। चलो नेक्स्ट स्लाइड करो सर। देखो, अनुच्छेद 14 तथा नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। तो नैसर्गिक न्याय क्या होता है ये बताओ पहले, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल जस्टिस। जो प्रकृति द्वारा हाँ, प्रकृति द्वारा क्या है? सर जो जो क्या बोलते हैं, जो न्याय होना चाहिए एक्चुअल में वही वही रहना चाहिए ऐसे। जो न्याय होना चाहिए एक्चुअल में वही चलना चाहिए। और आयुषी? सब बिना पक्षपात के न्याय। हाँ एकदम सही। हाँ। ठीक है, हम्म। तो पक्षपात नहीं होना चाहिए कि एक एक जन, जैसे दो जन हैं वाद के पक्षकार, ठीक है, जैसे आप हो सरोज और एक तरफ आयुषी है। आयुषी हाँ। ये इल्जाम लगाई कि ये चोरी, या कोई भी आरोप लगा दी, ठीक है। अब आरोप सुन के ही आप जजमेंट दे दोगे क्या? नहीं सर। नहीं नहीं ना। सर, पहले उसके पीछे इन्वेस्टिगेशन करिए। पहले देखेंगे कि है क्या। तो आपका भी तो सुनेंगे ना तर्क, कि हाँ सर। आपने क्या किया, आपके साथ परिस्थिति क्या थी, कि हम्म। आपको बिना सुने बिना जाने डिसीजन दे दिए कि जज लो भैया जाओ सरोज। हाँ? नहीं सर। नहीं सर। कहीं भी कुछ भी होता है तो वहां हाँ। पर सबसे पहले दोनों पक्ष का क्या करते हैं, दोनों पक्ष को अवसर दोनों देते हैं कि आप पक्ष। अपनी हाँ। बात रखो और आप अपनी बात रखो। तो ये हम्म। होता है क्या, नेचुरल जस्टिस या नैसर्गिक न्याय, है हाँ ना। सर। हाँ। तो तो जनरली क्या बोला जाता है कि जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत है वो अनुच्छेद 14 में ही शामिल है। क्यों शामिल है? कि हम एक तरफ बात करते हैं किसकी, विधि के समक्ष समता की, है ना। विधि के समक्ष अगर समता की बात करते हैं तो इसका ये मतलब है, जब हम पढ़े ना कि कृषक हो, कोई भी व्यक्ति हो, सरकारी हो, राष्ट्रपति हो, नेता हो, कॉमन आदमी हो, तो न्यायालय सबकी बात सुनेगा ना पहले। हाँ सर। और सबको, जो न्याय न्याय के लिए जो भी आएगा उसको न्याय देगा, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। हम्म। वहां पे पक्षपात करेगा क्या? नहीं सर। नहीं करेगा नहीं, सर। नहीं करेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय शामिल है। तो ये कुछ केसेस हैं, तो इन केसेस के थ्रू बताया है कि क्या नैसर्गिक न्याय और अनुच्छेद 14 में क्या रिलेशन है, ठीक है, संबंध है। तो जो सेंट्रल इंग्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाम ब्रजनाथ गांगुली का केस है, इसके मामले में निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत निहित है। यानी कि अनुच्छेद 14 में ही नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत क्या है, शामिल है। उसको अलग से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण की बात करते हैं तो ऑटोमेटिक क्या, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत आता है ना। ठीक है। हाँ सर। फिर उसके बाद दूसरा केस है पुलिस महानिदेशक बनाम मृत्युंजय सरकार का जो केस है, इसमें क्या है, उच्चतम न्यायालय ने कांस्टेबल को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिए बिना क्या किया, उसके पद से उसको निकाल दिया। इस केस में क्या हुआ था कि एक कांस्टेबल था, तो जो कांस्टेबल है ना उसको बिना उसको अवसर दिए, यानी कि कुछ अगर मान लो कुछ गलती हुई होगी तो उसको बिना अवसर दिए उसको उसके पद से निकाल दिया गया।
तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इसको नैसर्गिक न्याय की अवहेलना मानते हुए आदेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि अनुच्छेद 14 में नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत अंतर्निहित है। मतलब समझे इसका? नो सर। यस सर। नो सर। उसकी बोले- प्रक्रिया भी दोष रहित होनी चाहिए सर। हाँ, प्रक्रिया भी दोष रहित होनी चाहिए। ठीक है। ये चीज वो बोले। फिर हाँ। फिर उसके बाद जो कांस्टेबल को उसको सुना ही नहीं ना, उसको सुनने का अवसर ही नहीं दिया कि वो अपनी सर। बात रखता वहां पर। तो वहां पे क्या हुआ? पक्षपात हुआ। और जहां सर। पक्षपात होता है वहां पर नैसर्गिक न्याय नहीं होता कभी भी। हम्म। नैसर्गिक न्याय तभी होगा जब दोनों पक्ष को सुन के कोर्ट कोई फैसला सुनाएगा, है ना। तो इस केस में क्या हुआ था कि जो कांस्टेबल था उसको, जो पुलिस महकमा था, पुलिस है ना, मुख्यालय था, वो बिना उसको अवसर दिए, बिना उसकी बात सुने उसको उसके पद से हटा दिया। तो ये जो पुलिस कांस्टेबल था ये अपने केस को लेके गया सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यहाँ पर पुलिस मुख्यालय के द्वारा गलती की गई है ना। उसने नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया है जो कि अनुच्छेद 14 में अंतर्निहित है। ठीक है। फिर तीसरा केस कौन सा है? डीडी यादव बनाम JMA इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज 1993। है ना। तो इसमें कहा गया कि प्रक्रिया विधि या मूल विधि दोनों तथा उसके अधीन किए गए कार्य सभी को अनुच्छेद 14 की कसौटी का पालन करना अनिवार्य है। अगर मान लो कोई प्रोसीजरल लॉ है ना, तो प्रोसीजरल लॉ में जो प्रोसीजर होता है वो क्या सिर्फ एक ही तरफ को देखते हुए होगा क्या? दोनों साइड से होना चाहिए ना। हाँ सर। अगर मान लो जैसे दंड प्रक्रिया संहिता एक प्रोसीजर के थ्रू होता है, ठीक है, वो प्रोसीजरल लॉ है। उसमें प्रोसेस होता है कि कैसे अपराधी को लाएंगे, उसका संज्ञान कैसे लेंगे, किस मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, आरोप कैसे रचित होगा, है ना शिशिर? यस सर। तो उस अगर तो ये यहाँ पे ये बोलता है कि प्रक्रिया विधि के अधीन किए गए कार्य उन सभी को, जितने भी कार्य होंगे तो सभी कार्य किसके होंगे? अनुच्छेद 14 की कसौटी का पालन करना होगा। यानी कि आपको समता के अधिकार के तहत काम करना होगा। अगर वहां पे नहीं होता है तो वहां नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं होता, उसका उल्लंघन हो रहा है बोलेंगे। उसका उल्लंघन हो रहा है ना। तो पहले केस में क्या बोला सेंट्रल इंग्लैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कंपनी में कि अनुच्छेद 14 में ही नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत क्या है? अंतर्निहित है। हाँ ठीक है। दूसरे केस में क्या बोला कि सर, अगर इसमें किसी व्यक्ति को बिना सुने या उसको अवसर दिए बिना आप उसको पद से हटाते हैं तो वो आप क्या करते हैं? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत की अवहेलना करते हैं। क्यों? करते हैं। क्योंकि अनुच्छेद 14 में ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत अंतर्निहित है। अंतर्निहित मतलब दोनों उसमें एक मिक्स दूसरे है। से जुड़े हुए हैं कि जहां अनुच्छेद 14 होगा वहां पे नैसर्गिक न्याय होगा, और जहां नैसर्गिक न्याय होगा वहां पर आर्टिकल 14 होगा। ठीक है। हाँ सर। तो इतना समझ में आया आप लोग को? हाँ सर। जी यस सर। सर। यस सर। सुदीप सर है क्या? हाँ है ना सर। हाँ सर। हाँ सर, आप पूछ लो इन लोग से। क्या हो गया खत्म? हाँ, मेरी साइड से हो गया सर आज। ठीक है, वही बच्चे लोग को। हाँ सर, हेमंत सर, ग्रुप डिस्कशन। हाँ सर मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, मेरे को थोड़ा बिल बनाना है तो मैं आ रहा हूँ थोड़ा सा।